तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब रुको, तुरंत डाउनलोड करने मत जाना कि टेलीग्राम पे पहुंचे और नोट्स डाउनलोड कर रहे हो, फिर वहां मिल नहीं रहे पूरे नोट्स। मैंने हैंड रिटन नोट्स बना दिए हैं। अब तुम्हें ये डाउनलोड डायरेक्ट नहीं करना, जैसे जैसे मैं चैप्टर कंप्लीट कराता जाऊंगा वैसे वैसे मैं ये नोट्स अपलोड करता जाऊंगा, ठीक है? तब तुम डाउनलोड कर लेना, फिर तुम उसे पढ़ लेना। अब सुनो, एक बार में क्यों नहीं लॉन्च कर रहा, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ कि 2024 में के पेपर भी मुझे इसमें एड अप करने हैं ना, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी मुझे बता लेना कि ये चीजें कहाँ हैं, और मैं हमेशा अपडेट करता रहता हूँ। तुम पुराने नोट्स पढ़ के क्या करोगे? तुम हमेशा नोट्स फिर से बनाता हूँ, तो अब ये अपडेटेड होंगे और तब तुम्हें मिलेंगे। उससे क्या होगा कि तुम थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करोगे कि हाँ, मुझे 2024 तक का सब कुछ आता है। प्लस इसे क्लास 11th, क्लास 12th और नीट सारे बच्चे देख सकते हो। प्लस अगर किसी को क्लास 11 क्लास 12 की एनसीईआरटी समझनी है तो भी वो इस सीरीज को ज्वाइन कर सकता है। इस सीरीज का नाम मैंने हाई स्पीड सीरीज रखा हुआ है। क्यों रखा है? क्योंकि मैंने कुछ प्रॉब्लम्स फेस करी है कि जनरली क्या होता है, एग्जाम का एंड होते होते जैसे जनवरी, फेब, मार्च, इस टाइम पे सिलेबस कंप्लीट हो रहे होते हैं और हमें चाहिए रिवीजन, और रिवीजन हमारा हो नहीं पाता। तो इस सीरीज को मैं इतनी तेज कंप्लीट कराऊंगा, इतनी तेज कंप्लीट कराऊंगा कि हाँ, और सब कुछ समझा के, ये नहीं कि उड़ा दिया। पूरा डिटेल्ड कोर्स है तो सब कुछ समझाया जाएगा, जल्दी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो तुम मल्टीपल टाइम इसे रिवीजन कर पाओगे। ये तुम्हारा बेनिफिट हो गया। क्वेश्चन पेपर्स लगा सकते हो, जिस भी तुम कोचिंग में पढ़ते हो उनके कोचिंग के क्वेश्चन आंसर लगा के तुम्हें थोड़ा लगेगा कि हाँ, अब मुझे आता है। 3 बार में तुम्हारा रिवीजन खुद करा दूंगा। कैसे? पहली बार में तुम्हें पूरा नोट समझा दूंगा, दूसरी बार जब हम पढ़ रहे होंगे तो मैं तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, फिर नोट्स दिखाऊंगा कि देख लो नोट्स में ये पॉइंट था और एनसीईआरटी से यहाँ से मैच कर गया, मतलब एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हो गई। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स, और क्वेश्चन आंसर्स करते टाइम हम दोबारा नोट्स पे जाएंगे कि देखो ये वाले क्वेश्चन यहाँ से उठ के आए हैं, इस सेक्शन से उठ के आए हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा लगातार 3 बार रिवीजन हो गया। अगर तुमने एक बार भी पूरी सीरीज देख ली तो 3 बार तो तुम्हारा मेरे साथ ही कंप्लीट हो गया। और मैं क्योंकि समय से पहले करा रहा हूं, तो अगर तुमने दूसरी बार देख ली, वैसे मैं इतना कोशिश करूंगा कि तुम इसे 3 बार देख सको, मतलब समझ रहे हो, मुश्किल से 3 या 4 महीने के अंदर अंदर ये सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, कर देना चाहिए। तो उससे क्या होगा, तुम बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाओगे। फिर जिस भी कोचिंग में तुम हो या नहीं भी हो, तो क्वेश्चन आंसर्स तो मैं करा रहा हूँ ना, तो उससे तुम्हारा बेनिफिट हो जाएगा। प्लस तुम क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो, नीट में हो, पता नहीं बात मैंने बोली कि नहीं, तो सब इससे देख सकते हो। एकदम मैंने एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन उठाई है, तो तुम सीबीएसई बोर्ड में बैठ जाना, इसकी लाइन बाय लाइन लिख देना, एक भी शब्द गलत नहीं होगा, ना एक भी नंबर कटेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया ना, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन में दिखाऊंगा, उसी पैटर्न में मैंने लिखा है। ऐसा नहीं है कि अगर एनसीईआरटी में कोई चीज पहले लिखी है तो मैंने बाद में लिख दी, हाँ, वो चीज पहले ही लिखी हुई है। हालांकि एक्सप्लेन करते टाइम में ऊपर नीचे करूंगा, और बाकी ज्ञान की बातें हम कर लेंगे, ठीक है? मस्ती वस्ती, अच्छा देखो, पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हो, आज से एक बैच स्टार्ट भी हो गया, तुम स्टार्ट तो कर रहे हो, लेकिन पढ़ते टाइम ना प्लीज इस चैप्टर की, मतलब इस बायो की तुम ब्यूटी मत खोने देना, ठीक है? जो है वो बनाए रखना। सब्जेक्ट बहुत प्यारा है, क्योंकि पढ़ने में जो मजा आएगा वो और किसी सब्जेक्ट में फिर नहीं आएगा, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत बातें हो गई। तो इधर से मैंने पहला चैप्टर सेल क्यों चुना है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्यों नहीं चुना है? क्योंकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ते टाइम तुम ये फील करोगे कि यार ये चीज मैं तुम्हें बोलूंगा कि सेल चैप्टर में पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम पढ़ते टाइम ये चीज हम सेल डिवीजन में पढ़ेंगे, तो तुम्हें इरिटेशन फील होगी बार बार सुन के। इसीलिए मैंने ये चीजें पहले सेल और सेल डिवीजन ही चैप्टर चुन लिया है। जैसे ये खत्म होंगे हम अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? बिल्कुल कोई सब क्लियरिटी आ गई होगी। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आज तुम्हें सेल का मतलब ऐसा लगता है कि बैटरी होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम समझ जाओगे आज सेल का मतलब क्या है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, पहले समझो कि सेल चैप्टर तुम किस में स्टडी करते हो। जैसे अगर तुम्हें लाइफ के बारे में स्टडी करनी है, तो लाइफ का मतलब होता है बायो, बायो, और स्टडी का जो वर्ड है वो है लोगस, तो तुम इनको जोड़ दो, बायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ की स्टडी तुम कहाँ करोगे? बायोलॉजी में करोगे। ऐसे ही अगर तुम्हें सेल की स्टडी करनी है, तो सेल का मतलब समझ लो साइटो होता है, और स्टडी का तो मैंने बता दिया लॉजी, दोनों को जोड़ दो, साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी में तुम स्टडी करते हो सेल चैप्टर की, ठीक है? यहाँ देखो, साइटो मतलब सेल, लॉजी मतलब स्टडी, तो स्टडी ऑफ सेल किसमें आया? साइटोलॉजी में आया, ठीक है? चलो, अब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में यूनिट क्या है और यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? मैंने कहा ना, हर एक चीज आराम आराम से समझेंगे। देखो, अगर, और ये तुमने सुना ही होगा कि अगर घर बनाना है तो एटलीस्ट एक ईंट रखोगे, फिर अगर तुम्हें बहुत ज्यादा बड़ा घर बनाना है तो और ज्यादा ईंट रखोगे, और ज्यादा बड़ा घर बनाना है तो और ज्यादा ईंट रखोगे। ऐसे ही अगर तुम्हें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखा या बनाना है, मान लो बनाना है, तो तुम एटलीस्ट एक सेल जरूर बनाओगे,
कि हाँ ये एक सेल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब अगर तुम्हें बड़ा ऑर्गेनिज्म बनाना है तो उसमें सेल पे सेल जोड़ते चले जाना, बड़ा ऑर्गेनिज्म बनाते चले जाना। सेल की रिपीटेशन से तुम एक पूरा बड़ा ऑर्गेनिज्म बना पाओगे। तुमने एक डेफिनेशन जरूर बहुत ही ज्यादा कॉमन है, तुमने सुनी ही होगी, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब इससे छोटा स्ट्रक्चर तो पॉसिबल है ही नहीं। ये मिनिमम सबसे छोटा स्ट्रक्चर है। अगर तुमने इसके अंदर से कुछ भी निकाल दिया तो फिर गया, मतलब वो ए सेलर हो जाएगा, वो लिविंग नहीं कहलाएगा। अब तुम्हें इसका मतलब कैसे समझाऊं? ऐसे समझो कि तुम अगर खुद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, तुम्हारे अंदर से ब्रेन निकाल के अलग रख दिया जाए, जिंदा रहोगे? मृत घोषित कर दिए जाओगे। ऐसे ही अगर मैंने हार्ट निकाल के बाहर रख दिया, मृत घोषित कर दिए जाओगे। तुम्हें सब कुछ चाहिए। हाँ, हो सकता है एक हाथ के बिना तुम काम चला लो, है ना? अगर मेरा आज एक हाथ चला जाए तो भी मैं जिंदा रहूंगा। लेकिन अगर मेरा ब्रेन ही निकल जाए तब तो मैं जिंदा बिल्कुल ही नहीं रह पाऊंगा। ठीक है, या पूरा खून ही एकदम ब्लड बाहर निकल जाए, मरा हुआ उसी टाइम घोषित कर दिया जाऊंगा। तो सेल के अंदर जो चीजें हैं वो मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए। इससे कम कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, और ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तुमने लाइन पता नहीं पढ़ी है कि नहीं, तो मैं पढ़ा देता हूँ। यहाँ देखो, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। क्या बात क्लियर हुई? इसका मतलब एक सेल से छोटा तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, और क्योंकि एक सेल से छोटा कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं करता, लिविंग हम मानते ही नहीं। न्यूक्लियस अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता, माइटोकॉन्ड्रिया अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता, क्लोरोप्लास्ट अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता। इसीलिए हम मिनिमम से मिनिमम सेल को बोलते हैं यूनिट ऑफ लाइफ। और ये डेफिनेशन जो तुमने मल्टीपल टाइम सुनी हुई है, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और इसे हटा देते हैं, थोड़ा मिटा देते हैं। तुम्हें ये दिखाई दे रहा है, मैंने इसके बगल में लिखा हुआ है कि सेल्स को रिपीट करके एक ऑर्गेनिज्म बना सकते हो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम ना इन सब चीजों को थोड़ा मैनेज करके रखूंगा। आज तो काम चला लूं। ये रहा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल को रिपीट करके ऑर्गेनिज्म बनता है। कौन सा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये क्या हुआ? अच्छा, कुछ नहीं हुआ। अब जब हम पढ़ चुके हैं कि सेल क्या है, और हम सेल से छोटा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो कम से कम एक सेल तो एग्जिस्ट करेगा, मिनिमम से मिनिमम एक सेल तो एग्जिस्ट करेगा। सिंगल सेल, सिंगल का मतलब होता है वन, और वन का मतलब होता है यूनी। यूनी, यूनिट मतलब सुना है ना, यूनिट मतलब वन, इकाई। अभी बताया था, सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, तो वही वर्ड है वो, यूनी, वहां से उठाया गया है। यूनी मतलब सिंगल, यहाँ दिखाई दे रहा है, सिंगल। और सेलुलर मतलब सिंगल सेल। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जिनके पास सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल है। ठीक है, एक ही सेल है, और वो कैपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के। लिखा हुआ है, और एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल मैंने बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं और परफॉर्मिंग ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। मेरी बात को समझो। तुम्हें लगता होगा कि अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो सारे काम कर सकता है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कर सकता है। यहाँ एक छोटा सा कंफ्यूजन हो जाता है, हमें लगता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो बहुत कुछ कर सकता है, नाच सकता है, ये भी नाच के दिखा दे। अरे, फिर क्लियरिटी नहीं है। देखो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो जिंदा रहने के लिए करता है, ठीक है, अब नाचना तो जरूरी नहीं है, नाचना बिना नाचे भी जिंदा रह सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसी जिंदा रहने के लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल है, एसेंशियल फंक्शन मतलब जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है, वो सारे काम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कर सकता है इंडिपेंडेंटली। ऐसा नहीं है कि उसको रेस्पिरेशन करना है तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास जाएगा ना, वो अकेला खुद से कर सकता है। उसे एक्सक्रीशन करना है वो खुद से कर सकता है, वो डाइजेशन अपने आप से कर सकता है, उसका एक ही सेल सब कुछ कर सकता है। इतना मतलब पावरफुल होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सोचो। अब अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के तुम्हें एग्जांपल्स नहीं पता, तो अगर तुमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रखा है तब तो तुम्हें पता होगा। अगर तुमने नहीं पढ़ रखा तो ठीक से सुनो। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें 5 भाग में बांट दिया गया। 5 भाग में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तुमने प्लांटी और एनिमेलिया तो पक्का सुना होगा, बाकी 3 नहीं सुना हो तो कोई बात नहीं। प्लांट और एनिमल तो कॉमन है ना, एनिमल हम, और प्लांट जो पौधे तुम्हारे बाहर लगे होंगे पार्क में। तुमने जो, जब तुम बीमार पड़ते हो तो जो तुम कहते हो ना कि यार बैक्टीरिया की वजह से बीमार पड़ गया, बैक्टीरिया, वायरस, वायरस नहीं, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से बीमार पड़ गया, तो वो बैक्टीरिया की अपनी एक अलग किंगडम है, वो है मोनेरा किंगडम। ठीक,
ऐसे ही प्रोटिस्टा भी एक किंगडम है और फंजाई भी एक किंगडम है, वो जो तुम ब्रेड रखते हो और वो थोड़ी देर के बाद सड़ जाता है, फील करा है? तो उन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल, इन सब के लिए अलग अलग एक किंगडम बनाया गया। किसने बनाया? आर.एच. विटेकर भैया ने बनाया। कब बनाया? 1969 में बनाया, बट हमें ये याद नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट है। हमें ऑल ओवर ये समझना है कि सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो 5 भाग में बटे हुए हैं। अब अगर वो 5 भाग में बटे हुए हैं तो क्या नाम है उसमें से? पहला किंगडम मोनेरा किंगडम यानी बैक्टीरिया का किंगडम, दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम, और यीस्ट मल्टी सेलुलर होता है। मेरी बात सुनो, यीस्ट जो है वो मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है जो कि यीस्ट है फंजाई का, वो यूनिसेलुलर होता है। फंजाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आता है फंजाई किंगडम, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है यीस्ट, जो कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है, बीवरेज वगैरह, तुम कह सकते हो क्या, ब्रेड वगैरह सब बनाने में हेल्प करता है। तो इन सब चीजों में हेल्प जो करता है यीस्ट, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। आई होप ये चीजें तुम्हें क्लियर हो गई होंगी। फिर एक वर्ड आता है ग्रोथ। ग्रोथ, सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन, ये तीनों म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स हैं। म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स है किसमें? इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये म्यूचुअली इंक्लूसिव क्या होता है? म्यूचुअली इंक्लूसिव मतलब सिनोनिम। अच्छा, एक बार मैं चेक करता हूँ, तुम्हें दिखाई तो दे रहा है ना? हाँ, दे रहा है। तो सिनोनिम्स होता है इसका मतलब। म्यूचुअली इंक्लूसिव मतलब सिनोनिम्स है, मतलब तुम एक की जगह दूसरा वर्ड यूज कर सकते हो। जैसे मेरे यहाँ का नाम शुभम है, लेकिन घर पे मुझे बिट्टू बुलाते हैं, और मैं दोनों, मतलब मेरा ही नाम है तो मैं तो सुनूंगा ही दोनों नाम से। सिनोनिम्स एक दूसरे के, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ग्रोथ, अगर तुम किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कह रहे हो ग्रोथ हो गई, ग्रोथ मतलब होता है या तो उनका मास इंक्रीज हो गया या तो उनका नंबर इंक्रीज हो गया। तो मैंने इधर एक सेल बनाया हुआ है ताकि तुम्हें थोड़ा बेटर ओपिनियन मिले। ये देखो, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें 2 भाग में बांट दिया। इसका मतलब क्या हो गया? ग्रोथ हो गई, नंबर इंक्रीज हो गया तो ग्रोथ हो गई। ग्रोथ की डेफिनेशन चाहो तो लिख लो, इंक्रीज इन नंबर और एंड साइज, ये मास, ठीक है। तो नंबर में इंक्रीज हो गया, पहले 1 था अब 2 हो गया, तो क्या हो गई? ग्रोथ हो गई। अब जरा देखना, ये पैरेंट सेल है, जो मैंने नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पैरेंट सेल है, ठीक है। ओहो, पैरेंट सेल है, जबकि ये जो 2 बने हुए हैं ये डॉटर सेल है। इसका मतलब पैरेंट से डॉटर बन गया, मतलब रिप्रोडक्शन हो गया, और एक सेल से 2 सेल बन गया तो सेल डिवाइड भी हो गया, तो सेल डिवीजन भी हो गया। इसलिए मैंने कहा कि ये तीनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तुम यूज कर सकते हो एक दूसरे के बदले, ठीक है, लेकिन ये काम तुम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं कर सकते हो। देखो, बताता हूँ, ऊपर के पॉइंट्स भी बताऊंगा, तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है या सेल डिवीजन है, ये तीनों के तीनों अलग अलग प्रॉपर्टी, मतलब अलग अलग वर्ड्स होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होता है। अब इसका मतलब समझो। समझो कि मेरे को यहाँ पे चोट लग गई, कट लग जाती है, जिसकी वजह से मेरे को यहाँ पे सेल ग्रोथ हो जाता है, मतलब सेल डिवाइड होते हैं और सेल डिवाइड होकर के वो चोट भर देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी ग्रोथ हो गई, ठीक है, मेरे नंबर बढ़ गए या मेरे अंदर का मास बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात, अगर मेरा और इसका मतलब रिप्रोडक्शन भी नहीं है कि मेरा बच्चा हो गया, है ना? अगर यहाँ पे कट लग गई, सेल ग्रोथ हो गया, तो ये थोड़ी बोलूंगा हाँ भैया रिप्रोडक्शन है, बच्चा भी हो गया मेरा, मेरे से प्रोजेनी आ गई, नहीं आ गई। तो क्या होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तुम्हारा ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन, ये तीनों अलग अलग यूज होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब नॉट सिनोनिम्स। ऐसे याद रखो, एक दूसरे के जगह पे यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। कहाँ लिख रहा हूँ, ये रहा। अच्छा, इनमें होता है डिवीजन ऑफ लेबर भी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर भी होता है। अब ये क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर होता है, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता, एक ही सेल सारे काम कर रहा है, वही डाइजेशन कर रहा है, वही एक्सक्रीशन कर रहा है, वही रेस्पिरेशन कर रहा है, वही सब कुछ कर रहा है। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ सेल्स डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, तो वो सिर्फ डाइजेशन में ही हेल्प कर रहे हैं, ये नहीं कि वो रेस्पिरेशन करने लग जाएंगे। कुछ सेल्स रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो रेस्पिरेशन में ही हेल्प करेंगे, कुछ सेल्स ब्रीदिंग में हेल्प कर रहे हैं, ब्रीदिंग में ही हेल्प करेंगे, ठीक है। तुम्हारी स्किन प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है तो प्रोटेक्ट ही करने का काम कर रही है, ये नहीं है कि तुम यहाँ पे खाना रख दोगे, वो पच के अंदर चला जाएगा, है ना, एसिड यहाँ से निकलेगा, अभी एक तेल, ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
क्योंकि सारे सेल्स के काम बटे हुए हैं। ये किनमें होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक से ज्यादा सेल होंगे तभी तो काम बटेगा, एक ही सेल है तो क्या बटेगा? सारे काम वो खुद ही करेगा। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी के बाहर का नहीं है। बेशक तुम्हें एनसीईआरटी में ये वर्ड्स नहीं मिलेंगे, लेकिन ये एनसीईआरटी बहुत मोटी बुक है, बिल्कुल चिंता मत करो, वैसे पतली हो गई है। तो कहीं ना कहीं तुम्हें ये वर्ड्स मिल जाएंगे और समझने के लिए भी जरूरी है। फिर आ जाते हैं इसके एग्जांपल्स कैसे करें। तो अभी मैंने बताया था जो बचे हुए 3 किंगडम है, पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आर.एच. व्हिटेकर भैया ने 5 किंगडम में बांट दिए थे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये यूनिसेलुलर के एग्जांपल्स में चले गए। फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये तीनों मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में चले गए। क्या ये बातें मैंने अभी बताई थी? और अब बिल्कुल वही एग्जांपल है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का। फंजाई का एक एग्जांपल जो एक्सेप्शन है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन है? वो यीस्ट है। इतनी बातें क्लियर हुई तुम्हें? पहले ये बताओ। अगर तुम्हें इतनी बातें क्लियर हैं तब तो तुम आगे बढ़ना, अगर इतनी बातें क्लियर नहीं है तब थोड़ा रुकना और फिर से सोचना, मतलब फिर से एक बार लेक्चर देखो या फिर मन में रिपीट करो यहाँ पर रुक करके। अब मैं थोड़ा ऊपर जाता हूँ, जो ऊपर का मैंने छोड़ दिया था वो कंप्लीट करा देता हूँ तुम्हारा। ये रहा, तुम्हें साफ नोट्स मिलेंगे, ठीक है? मैं बस यहाँ पे गंदा कर रहा हूँ। अब सेल का मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है। अगर तुम्हें सेल का डायग्राम नहीं आता, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तो कोई दिक्कत नहीं है, वेट करना, मैं सिखाऊंगा। बट जो जानते हैं सेल का डायग्राम उनको आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है? देखो, सेल है और सेल वॉल बनाई हुई है, तो मतलब कौन सा सेल होगा? ये प्लांट सेल होगा। सेल वॉल से ही हमने क्लियर कर लिया कि ये प्लांट सेल है। अब देखो, तुम कमियां मत निकालना कि यार इसमें सेंट्रल वैक्यूल कहाँ है, इतना बड़ा जो सेंट्रल वैक्यूल होता था, ठीक है? नहीं बनाया मैंने, पता है मुझे, बट वो गलती नहीं है, तो चिंता मत करना। बस ये टॉपिक्स को शो करने के लिए मैंने दिखाया कि ये सारे टॉपिक्स हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अब सुनो, एक वर्ड है ऑर्गेनली, हालांकि ओवरव्यू ऑफ सेल में तुम्हें ऑर्गेनली वर्ड मिलेगा, ठीक है? और ये रहा उसका वो जो तुम्हें एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन मिलेगी। बिसाइड्स द न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, उन्हें ऑर्गेनली बोला गया है, ठीक है? और अगर तुम गूगल पे जाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन। मैं तुम्हें सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। तुम्हारी बॉडी है और मैं पूछूं तुमसे तुम्हारा ऑर्गन क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? स्टमक, लिवर, यही सब बोलोगे ना? स्टमक, लिवर, इंटेस्टाइन, ये सब तुम अपना अपना ऑर्गन बताने लगोगे, लंग्स। ऐसे ही अगर तुम सेल से पूछो कि सेल का ऑर्गन कौन है, तो सेल ऑर्गन बोलेगा कि भैया मेरा न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्गी बॉडी है, ये सब वो अपने सेल जो है अपने अपने ऑर्गन बताने लगेगा। हम क्योंकि बड़े हैं तो हमने अपने लिए ऑर्गन वर्ड यूज कर लिया। सेल बहुत छोटा है, माइक्रोस्कोपिक लेवल का है, तुम्हें टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी ठीक से देखने के लिए। टेलीस्कोप बोल दिया, सॉरी, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी देखने के लिए, ठीक है? तो उतने छोटे सेल के ऑर्गन को हमने ऑर्गेनली नाम दिया। तो अगर तुम इस ऑर्गेनली का मतलब सर्च भी करोगे तो तुम्हें मिलेगा लिटिल ऑर्गन, छोटे छोटे ऑर्गन, ठीक है? तो ऑर्गेनली वर्ड क्लियर हुआ होगा। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हें अलग करना है, ऑर्गेनलीज को अलग करना है सेल से, सेल तो पूरा पूरा स्ट्रक्चर हो गया जैसा मैंने यहाँ बना रखा है, देखो सब कुछ इसके अंदर है, इसको हटाना है, बाहर निकालना है, अलग करना है, तो कैसे करोगे? तो इसके लिए एक मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन। सर ये क्वेश्चन आंसर, थोड़ा वेट करो, मैं बता रहा हूँ तो कुछ सोच के बता रहा हूँ ना। 1989 में ये क्वेश्चन आ रखा था, मैंने ये बस लिख दिया है, और सेंट्रीफ्यूगेशन वर्ड तुम सुनोगे बार बार, इसलिए मैंने अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ। उस टाइम भी बताऊंगा जब जब ये वर्ड आएगा। तो सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से तुम अलग कर सकते हो। अगर तुम्हें आज इसका मतलब समझ नहीं आ रहा तो ऐसे समझना कि मिक्सर लेना, मिक्सर, उसके अंदर अगर तुम अलग अलग भारी चीजें मिला दो, मतलब ऐसे करके, तो तुम देखोगे जो भारीपना है, जो भारी ऑब्जेक्ट है वो नीचे चले जाएंगे और जो हल्के ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे, ठीक है? या पानी या तेल ऐसे करके मिलाओगे तो तेल ऊपर आ जाता है ना पानी के, क्योंकि वो हल्का होता है। तो ऐसे ही सेल ऑर्गेनली जो है वो भी हल्के और भारी होते हैं, अपने अपने डेंसिटी होती है उनकी, अपने अपने उनके साइज होते हैं, पार्टिकल साइज होते हैं। तो जब तुम उन्हें सेंट्रीफ्यूज करोगे, सेंट्रीफ्यूज होता है ट्यूब सा होता है मतलब, और वो ऐसे ऐसे करके घूमता है, कुछ को समझो, ठीक है? बट अभी चलो मिक्सर ही समझ लो। तो उसमें घुमाओगे तो क्या होगा, जो भारी चीज होगी वो नीचे बैठ जाएगी, जो हल्की चीजें वो ऊपर आ जाएंगे, और इस तरीके से तुम सारे ऑर्गेनली को सेपरेट कर लोगे बाद में। और ये मैंने यहाँ पे हाँ डायग्राम बनाया हुआ है, मैं वही सोच रहा था, हाँ बनाया है, ये रहा, दिख रहा है? डेंसिटी और पार्टिकल साइज के हिसाब से, डेंसिटी और पार्टिकल साइज के हिसाब से जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से तुम सेल ऑर्गेनेलीज को सेल से अलग अलग कर सकते हो। इसे साफ कर लेते हैं, बहुत ही गंदा हो गया। हैव स्पेसिफिक फंक्शन, ये तो क्या ही बताऊं, सारे ऑर्गेनेल्स के अपने अपने एक फंक्शन होते हैं।
अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा हूँ, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहा हूँ तो वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। तो सारे ऑर्गेनेल के अपने-अपने काम होते हैं, तो हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन, बस और कुछ नहीं था। अच्छा, एक वर्ड है डिफाइनिंग फीचर, फिर बता रहा हूँ एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा बट फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा तुम्हें तुम्हारे लिविंग वर्ल्ड में। अगर वो हट गया है वैसे हाँ, तुम्हें तो अब वो भी नहीं मिलेगा बट मैं चाहता हूँ तुम्हें इसका मतलब पता हो, इम्पोर्टेंट है। डिफाइनिंग फीचर क्या होता है? वो फीचर जो सारे लिविंग बीइंग में प्रेजेंट हो, वो होता है और सारे नॉन लिविंग बीइंग में एब्सेंट हो। ठीक है? मान लो मैंने कहा रिप्रोडक्शन, किसी भी नॉन लिविंग बीइंग में होता है रिप्रोडक्शन? नहीं होता। ये नहीं है कि आज एक पेन रखा और 2 हो गए, आज ₹1 का सिक्का रखा कल 2 हो गए, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन क्या ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है? नहीं होता। बहुत सारे जो तुम्हारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो तुम कह सकते हो इनफर्टाइल कपल, इनफर्टाइल कपल होते हैं, बच्चे होते हैं उनके? नहीं होते, तो क्या वो लिविंग नहीं है? लिविंग है। तो ये डिफाइन नहीं हो रहा, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं है। म्यूल, खच्चर ले लो, ट्रांसजेंडर्स ले लो, जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे, जिनके बच्चे नहीं हो सकते, वो लिविंग भी हैं बट स्टिल रिप्रोडक्शन वो नहीं कर पा रहे, तो रिप्रोडक्शन कोई डिफाइनिंग फीचर नहीं है। वो फीचर होना चाहिए जो सारे लिविंग बीइंग में है। तो सेल ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल का प्रेजेंट होना, तो सेल का होना ये एक डिफाइनिंग फीचर है। अगर तुम्हें लिविंग बीइंग कहलाना है तो तुम्हें एटलीस्ट सेल होना ही चाहिए, मेटाबॉलिज्म होना ही चाहिए, केमिकल रिएक्शंस होते हैं सेल के अंदर, ठीक है, द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, तो उसको कहते हैं तुम तो उसको तुम मेटाबॉलिज्म कहते हो, ठीक है। और कॉन्शियसनेस होना चाहिए। कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियसनेस होता है कि जैसे मान लो मैंने तुम्हें स्टिमुलस दिया, चोटी काटी और तुमने इसके बदले में कुछ रिस्पॉन्ड किया, हाथ हटा लिया, तो इसको कहते हैं कॉन्शियसनेस। ये भी चीज होती है, सारे लिविंग बीइंग में होती है और किसी भी नॉन लिविंग बीइंग में नहीं मिलेगी। तुम अपना आज टेबल उठाना और आग के फट्टे में डाल देना, वो कभी उड़ करके तुम्हारे पास वापस नहीं आएगी, ना तुमसे बदला लेगी, ठीक है। ये चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, कहाँ लिखी है, ये रहा। defining feature present in all living organism or absent in all non-living organism और example cellular organization, metabolism, consciousness। हालांकि इसमें एक चीज है, इंट्रिंसिक ग्रोथ भी लगा सकते हो तुम, इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या होता है? इंट्रिंसिक मतलब होता है इंटरनल, इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल, तो अंदर से होने वाली ग्रोथ। बाहर से तो पहाड़ भी बढ़ता है, तुमने सुना होगा हिमालय का साइज बढ़ रहा है, सुना होगा ना, और कम भी हो रहा है। लेकिन इंट्रिंसिक ग्रोथ जो अंदर से होने वाली ग्रोथ है वो सिर्फ लिविंग बीइंग में होती है और वो इरिवर्सिबल होती है। ये नहीं कि आज तुम बड़े हो गए तो कल के दिन तुम छोटे हो गए, ओह मास ज्यादा हो गया कम कर दिया जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, कभी नहीं होगा। और अब आ जाते हैं हम साइंटिस्ट पे, तो साइंटिस्ट वाला पोर्शन भी आज ही खत्म कर लेते हैं। रॉबर्ट हुक, देखो ये तुम्हें एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा लेकिन 9th क्लास के एनसीईआरटी में था, और मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें नहीं भी पता हो तो तुम्हें आज पता चल जाए। रॉबर्ट हुक भैया ने सबसे पहले सेल को देखा था, ठीक है, बट उन्होंने जो सेल देखा था वो एक्चुअली डेड सेल था। ये रहा, रॉबर्ट हुक भैया ने सबसे पहले 1665 में ही जो है वो सेल को देखा था। अब तुम कैसे याद करोगे रॉबर्ट हुक? हुक क्या होता है? हुक होता है मतलब जिसे तुम ऐसे फंसा के देख, मतलब फंसाते हो, ऐसे करके हुक टाइप होता है। तो समझो सेल इतना छोटा है, इतना छोटा है कि तुम ऐसे तो देख नहीं, ऐसे थोड़ी हाथ से उठा लोगे ये लोग, तो उसके लिए तुम्हें हुक की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले जिसने सेल देखा वो कौन थे? हुक भैया थे, रॉबर्ट हुक थे। हुक, तो याद रहेगा सबसे पहले उन्होंने देखा। अब उन्होंने जो सेल देखा वो डेड सेल देखा। अब डेड सेल किसका देखा? तो प्लांट का देखा। मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। क्या होता है? सेल वॉल होता है। तो एक्चुअली उन्होंने सेल वॉल देखी थी, तो क्योंकि उसके अंदर का सारा मटेरियल तो डेड हो चुका था, तो खत्म हो गया प्रोटोप्लाज्म वगैरह सब। अगर प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ये सब साइटोस्केलेटन समझ नहीं आता है तो पेशेंस रखना, मैं सब सिखा दूंगा, ओके। तो उन्हें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा, देखो जैसे मैंने ऊपर बनाया है, तो रॉबर्ट हुक को ऐसा स्ट्रक्चर दिखा। अब देखो इसमें एक कंपार्टमेंट, दो कंपार्टमेंट, मतलब ऐसा खाना, एक खाना, दो खाना, तीन खाना, है ना, ऐसे करके, ऐसे 5 खाने, तो उनमें खाना को बोलते थे सेल। क्या समझे? खाना मतलब होता है खाली जगह, ऐसे समझो। तो खाली जगह को वो लोग बोलते थे सेलुला। क्या कहते थे? सेलुला। तो उन्होंने सेलुलर टर्म यूज किया, किन्होंने? हुक ने। यहाँ लिखा है मैंने, कॉइन्ड द टर्म सेलुला। उन्होंने कैसे सेल को देखा? तो अपने से उन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया था जिसे तुम लाइट माइक्रोस्कोप बोलोगे, तो लाइट माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा था, ठीक है। और उन्होंने इसके बारे में माइक्रोग्राफिया बुक में लिखा था। इंपॉर्टेंट्स है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट्स है, पता होनी चाहिए, ठीक है। मैंने कहा ना, एग्जाम के पर्पज से तो ठीक है, लेकिन इसकी ब्यूटी मत खोने देना। याद तो मैं करा रहा हूँ ना, याद करने वाली चीजें तो कर लेना। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉइक, ये रहा।
अब ल्यूवेनहॉइक में तुमने ये नाम है हमारे एनसीईआरटी में, एंटोन वन ल्यूवेनहॉइक में ये एल वर्ड मिलेगा और एल फॉर लिविंग यहाँ पे देखो। तो इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल देखा, इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल देखा कि इन्होंने देखा ल्यूवेनहॉइक ने देखा, और नाम से भी तुम्हें ल्यूवेनहॉइक में कुछ लिविंग टाइप नहीं महसूस हो रहा है, ल्यूवेन लिविंग। तो एंटोन वन ल्यूवेनहॉइक ने 1674 में, ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है एनसीईआरटी में, याद हो तो अच्छी बात है, लिविंग सेल देखा। और अब कौन कौन से देखा, तो स्पर्म सेल, बैक्टीरिया, एक्वेटिक प्रोटोजोआ, बहुत सारे सेल्स देखे। ऐसा समझो कि खुशी ही अलग हो गई इन्होंने सारी ही चीजें देखना स्टार्ट कर दिया। अब जो भी चीजें मैंने बोली ना, वो सारी सारी चीजें मूव कर रही थी, वो सारी सारी चीजें मूव कर रही थी। और उस टाइम पे तो प्लांट्स और एनिमल्स ही हम जानते थे, प्लांट्स मूव करते नहीं थे, एनिमल्स मूव करते थे। इसका मतलब उन्होंने उन सब का नाम रख दिया एनिमल क्यूल, उन्होंने इन सब का नाम रख दिया एनिमल क्यूल। किन्होंने एनिमल क्यूल टर्म यूज किया, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉइक ने यूज किया, ठीक है। और किन्होंने सेलुला वर्ड यूज किया, सेलुला मतलब कंपार्टमेंट, जगह, खाली जगह, खाली जगह निर्जीव होती है, तो हुक ने देखा था डेड सेल, तो हुक ने जो टर्म बोला वो कौन सा था, सेलुला। और एनिमल क्यूल में एनिमल वर्ड आ रहा है जो मूव कर सकता है, और अगर मूव कर सकता है तो लिविंग है, और लिविंग सेल को किसने देखा था, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉइक ने। तो एनिमल क्यूल जो टर्म है ये किन्होंने यूज किया, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉइक ने। तरीके हैं याद करने के। रॉबर्ट ब्राउन, अब देखो रॉबर्ट ब्राउन में तुम्हें एक तो एन वर्ड वैसे ही मिल रहा है, ब्राउन ब्राउन, और न्यूक्लियस में भी मिल रहा है, इसका मतलब इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस देखा था। न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी, और ईयर इंपॉर्टेंट है 1831 में करी थी। तो उनको ऐसा सेल कुछ कुछ दिखा, मतलब मैंने ये सेल के डायग्राम बनाए ताकि तुम्हें थोड़ा सा आसानी हो याद करने में, और कोई चीज नहीं, ठीक। अब तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि एक साइंटिस्ट ने ही सब कुछ देख सकते थे, फील तो हुआ होगा ना अंदर से कि यार जब सेल देख रहे थे तो वही न्यूक्लियस खोज लेते, वही माइटोकॉन्ड्रिया खोज लेते, वही गोल्गी एपेरेटस सब खोज लेते, इन सब के लिए अलग अलग साइंटिस्ट क्यों? क्योंकि ना लाइट माइक्रोस्कोप से तुम इतना ज्यादा रिजोल्यूशन पावर नहीं होता कि तुम सब कुछ देख लो सेल का, ठीक है। तो सब कुछ देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो डिस्कवरी है करीब 1950s के बाद से, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया सेल के डिपार्टमेंट में, मतलब हमने सेल में यूज करना स्टार्ट किया, तब जाके हम सेल के सारे डिटेल्ड स्ट्रक्चर देख पाए। देख लो, स्ट्रक्चर डिटेल ऑफ अ सेल, ऑफ सेल, सेल्स के सारे स्ट्रक्चर डिटेल्स हम कब देख पाए, 1950s के बाद। क्यों? क्योंकि तब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया था, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन पावर लाइट माइक्रोस्कोप से ज्यादा होती है, लाइट माइक्रोस्कोप से ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन पावर। ये भी एनसीईआरटी का कोई पीवाईक्यूज है, बहुत पहले आया हुआ है। अब तुम बोलोगे वो क्यों मैंने टर्म यूज कर लिया, क्योंकि एक्चुअली लाइट माइक्रोस्कोप तो 9th क्लास में यूज कर लिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तुम्हारे आज भी है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्स ऑल द स्ट्रक्चर डिटेल्स ऑफ सेल्स, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि लाइट माइक्रोस्कोप में और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रिजोल्यूशन पावर का डिफरेंस है, रिजोल्यूशन पावर ज्यादा है किसका, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब छोटा होता है, समझते हो, इलेक्ट्रॉन कितना छोटा होता है, पढ़ा होगा ना, एटम्स, एटम्स को भी तोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आता है। तो इलेक्ट्रॉन सोचो उतने छोटे से छोटा लेवल, एटम से बहुत छोटा लेवल हो गया, एटम से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से बायोमोलिक्यूल्स, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, तब जाके सेल्स, ऑर्गेन, उसमें ऑर्गेनलीज, उसके बाद जाके सेल्स। सोचो सेल्स बहुत बड़ा है फिर भी। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऐसा समझो कि इलेक्ट्रॉन तक देख सकता है, तो सोचो कितने छोटे लेवल पे जा सकता है। तो सेल्स के तो सारे डिटेल्स चेक कर लेगा, सारे ऑर्गेनलीज बता देगा, ठीक है। इस तरीके से हम याद करेंगे। चलो आज का लेक्चर हम इतने पे ही एंड करते हैं, ठीक है। आगे के लेक्चर्स आएंगे और जल्दी आएंगे, सेल थ्योरी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। सेल थ्योरी और ओवरव्यू ऑफ सेल ये हम एक साथ खत्म कर लेंगे। मैं इन्हें टॉपिक्स वाइज में तोड़ रहा हूँ, मैंने टॉपिक वाइज में इसलिए तोड़ रहा हूँ, हो सकता है तुम्हें कोई सा टॉपिक्स आता हो तो तुम वो बार बार क्यों देखोगे, है ना, टाइम बचाओ अपना। तो तुम क्या करोगे, जो टॉपिक्स नहीं आते वो टॉपिक्स अपना देखो, जो टॉपिक्स तुम्हें आते हैं वो देखने की जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। टाइम बचाओ, टाइम कम होता है, सीखना ज्यादा है। अब तुम मुझे बताना कि फीडबैक में, मतलब मुझे बताना कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो तुम्हें सुधार चाहिए। हालाँकि मैंने कोशिश करी है तुम्हारा कम टाइम लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तुम्हें समझा सकूँ, क्योंकि अब 2-3 घंटे तक तुम्हें खींचता रहूँ, समझाता रहूँ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके। समझाना यही है, इतना ही समझाना है। अब इसे धीरे-धीरे समझाऊँगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, और मुझे समझाना था छोटे वे में, ठीक है। और दूसरा कि थोड़ा इंट्रोडक्शन ने भी खा लिया, अब नेक्स्ट टाइम से इंट्रोडक्शन क्या ही दूँगा, सीधा गुड मॉर्निंग और स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। पढ़ाई करो, मस्ती करते रहो, कोई टेंशन मत लेना। टाइम से पहले कवर करूँगा, बहुत पहले कवर करूँगा और सब कुछ कवर कर दूँगा। चलो, मज़े करो, चलता हूँ, फिर मिलूँगा, बाय-बाय।